गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज की इस स्पेशल क्लास में हम सीटेट पेपर 2 जिसका एग्ज़ाम 1 मार्च 2026 को हुआ था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे गेव इम्पॉर्टेंस टू ब्लैंक इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में खाली जगह को महत्व दिया। क्या जीन पियाजे ने सांस्कृतिक उपकरण को महत्व दिया है? बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में सांस्कृतिक पहलुओं को इग्नोर कर दिया था, तो आगे चलकर सांस्कृतिक पहलू उनके थ्योरी का क्रिटिक्स बना। ऑप्शन नंबर 2, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। जीन पियाजे ने हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक पैडागोजी पर फोकस किया है। ठीक है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहारिक अनुकूलन, बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे क्या थे? वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता वो तत्परता। चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न। दोस्तों, पियाजे का मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बायोलॉजिकली बड़े और मैच्योर होते हैं, उनका दिमाग नई चीज़ें सीखने के लिए खुद रेडी हो जाता है। उन्होंने इंटरनल डेवलपमेंट को सबसे ऊपर रखा। ठीक है। अर्पिता एंड अनु give their books to each other since both consider it an equal exchange of favors, at which level of Kohlberg's moral development theory are Arpita and Anu। अर्पिता और अनु एक दूसरे को अपनी किताबें देते हैं क्योंकि दोनों इसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानते हैं। अर्पिता और अनु कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर है? ये तो बहुत इजी है, बताइए कमेंट में। क्या अर्पिता और अनु कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर है? बिल्कुल नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मतलब सबसे आखिरी लेवल होता है। ठीक है। कन्वेंशनल लेवल पर है? बिल्कुल नहीं। हेट्रोनॉमस लेवल? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, स्टेज 2। किस स्टेज से ये बिलोंग करता है? स्टेज 2 से। ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर एक क्या होता है? टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट वाली सोच है, ये हमेशा प्री कॉन्वेंशनल लेवल स्टेज 2 के अंदर आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटीज विच ब्लैंक आर डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न। गतिविधियां जो खाली जगह विद्यार्थियों के सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। बताओ कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों के सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है? विद्यार्थियों के लिए मध्यम स्तर पर कठिनाई हो, ये तो ठीक है। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों और रुचियों को पूरी करती हो, हाँ बिल्कुल सही है। केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो, ये गलत है। अगर टारगेट का बच्चों की लाइफ से कोई लेना देना ना हो और सिर्फ टीचर ही सब कुछ डिसाइड करे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिक्षकों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हानिकारक पूछ रहा है तो हानिकारक जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विथ डिस्ग्राफिया लाइकली टू शो। लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है? ऑप्शन नंबर 1, प्रत्याहार, अपराध बोध और चिंता, लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैकबोर्ड से नकल करने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3, आक्रामकता, हताशा और तनाव। ऑप्शन नंबर 4, आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ और भूलने की बीमारी। देखो, इस ग्राफिया ग्राफ का मतलब होता है राइट। क्या होता है? राइट, लिखना। तो डिस्ग्राफिया सीधा बच्चों की लिखने की क्षमता, राइटिंग स्किल पर असर डालता है, इसलिए उन्हें लिखने में परेशानी होती है। इसमें परेशानी होती है लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैकबोर्ड से नकल करने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, और बाकी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मापदंड, संदर्भित आकलन, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का उपयोग जो विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना साथियों के प्रदर्शन से करता है, विद्यार्थियों को अधिक सार्थक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। गलत। समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता और इसे नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अंतिम सीखने के परिणाम की तुलना में प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गलत है ये। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए गैर लिखित व्यवहार के बजाय आकलन पर केंद्रित पेपर पेंसिल आकलन होना चाहिए। हाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो शिक्षकों को इस बारे में सूचित करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या जानते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ाने से पहले बच्चों का प्रायर नॉलेज चेक करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। इससे टीचर अपनी आगे की प्लानिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Formative assessment should include tasks which inform teachers about what students know about the concept before they begin teaching. Next है, which of the following statement about socialization is correct? समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, समाजीकरण केवल बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में ही होता है। बिल्कुल गलत। समाजीकरण सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र और संदर्भ तटस्थ, कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल होता है। समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से मापदंडों और धारणाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है। समाजीकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है। बिल्कुल सही। ये इसलिए होता है क्योंकि समाजीकरण से हम एक ही सोसाइटी के रूल्स और कल्चर सीखते हैं, जिससे हम सभी के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेस ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज कैरेक्टराइजेस क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है? प्रश्न करने की क्षमता बिल्कुल सही है। आत्मचिंतन करने की क्षमता, एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, बिल्कुल सही है।
पूर्व मान्यताओं की पहले से ही जांच करने की क्षमता है। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड एजम्पशन, ये भी सही है। अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता, ये गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग में कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता है, क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? ऑप्शन नंबर 1, बड़ी जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय मैनेजेबल छोटी समस्याओं में विभाजित करना। ये तो सही है, क्योंकि ये बच्चों को हिंडर नहीं करेगा, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक समग्र समस्याओं के एक पहलू पर स्थिर होना, ये गलत है, क्योंकि ये बैरियर हो गया ना। फिक्सेशन ऑन ए सिंगल ट्रेड ऑफ ए कंपोजिट प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा है, बैरियर हो जाएगा। ठीक है। कलन विधि, एल्गोरिदम्स और स्वानुभाविक प्रणाली, ह्यूरिस्टिक्स को लागू करना, ये सही है, ये स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह की समस्याओं को हल करने में प्रभावी रहा हो, ये भी सही है। और क्वेश्चन में हिंडर के बारे में पूछा जा रहा है, बाधा के बारे में पूछा जा रहा है, जो बाधा है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब आप किसी प्रॉब्लम के सिर्फ एक ही एंगल पर फोकस करते हो, जिसे फंक्शनल फिक्सनेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता और ये एक बड़ी रुकावट बन जाती है। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम इज। अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। रटकर सीखना बिल्कुल नहीं, रोट लर्निंग नहीं करना है। एल्गोरिदम कलन, ये तो स्ट्रैटेजी है। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है ये हो जाएगा बैरियर। मीन एंड एनालिसिस, मीन एंड एनालिसिस। जब प्रॉब्लम क्लियर ना हो तो अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स, जिसे मीन्स कहते हैं, में तोड़ लेना चाहिए, ताकि हम आखिरी गोल एंड्स तक आसानी से पहुंच सके। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अस्पष्ट या अपरिभाषित समस्याओं में स्पष्ट लक्ष्यों या समाधान के मार्ग की कमी होती है। साधन साध्य विश्लेषण एक अत्यधिक प्रभावी खोजी रणनीति है, जहां समस्या समाधानकर्ता वर्तमान स्थिति की तुलना वांछित लक्ष्य स्थिति से करता है और उसके बीच में अंतर को कम करने के लिए स्टेप्स, मतलब मीन्स की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इज नॉट करेक्ट एज पर ए वाइगॉस्कीज थ्योरी? ए वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा अनिवार्य रूप से बच्चे के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। आंतरिक भाषण
इनर स्पीच का उपयोग मानसिक तर्क के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। बाहरी भाषण एक्सटर्नल स्पीच का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, हाँ ये भी सही है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ये गलत है। और क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब वेज इन विच अ स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिनमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, पाठचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाने की अपेक्षा करना, ये गलत है। देखभाल और सम्मान के लोकाचार को बढ़ावा देना, ये सही है। पारस्परिक सहयोग से सीखने के अवसर, ये भी सही है। सही हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल प्रणाली पाठचर्या में संशोधन करके, सम्मान को बढ़ावा देकर और सहयोग को प्रोत्साहित करके बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाले। छात्र से एक लचीलापन रहित स्कूल संस्कृति के प्रति पूरी तरह से अनुकूल होने की अपेक्षा करना समावेश के मूल दर्शन का विरोध करता है। ठीक है। अभिकथन ए, शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए, जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि है। हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि टीचर को रुकना चाहिए ताकि बच्चा आंसर सोच सके। कारण है विविधता एक बाधा नहीं अपितु एक संसाधन है, ये भी सही है। टीचर को रुकना चाहिए ताकि बच्चा आंसर सोच सके, ये अभिकथन सही है। डाइवर्सिटी विविधता भी अच्छी चीज है, ये भी सही है। पर क्या टीचर डाइवर्सिटी की वजह से रुकता है? नहीं, दोनों लाइन अलग अलग ठीक है, पर उनका आपस में कनेक्शन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर इज प्रोवाइडिंग लर्नर्स with the chances to be exposed to and analyze concepts in order to help them understand the content through her support. This is an example of, एक शिक्षक शिक्षार्थी को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उसका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह किसका उदाहरण है? अवलोकन संबंधित अनुसरण का? नहीं। वर्णनात्मक शिक्षण का? नहीं। पूर्व स्वाभाविक अधिगम का? नहीं। निर्देशित खोज आधारित शिक्षण का? टीचर एज ए गाइड और फैसिलिटेटर बच्चे को डायरेक्शन दे रहा है और बच्चे खुद एक्सप्लोर करके सीख रहे हैं। इसे हम गाइडेड डिस्कवरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निर्देशित खोज अधिगम में शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, जो आवश्यक सहायता और आलंबन स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है, जबकि छात्र सक्रिय रूप से खोज करते हैं, अवधारणाओं को समझते हैं और अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the role of heredity and environment in the development of a child is correct? बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान 50-50 होता है। ऐसा कहना मुश्किल है कि आनुवांशिकता का योगदान 50% होगा या वातावरण का योगदान 50% होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्वभाव वातावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आनुवांशिकता के आधार पर होता है, ये गलत है।
डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों के इंटरेक्शन से विकास होता है। हालांकि आनुवांशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। उन जीन की अभिव्यक्ति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल सही है। हालांकि आनुवांशिकता बच्चों के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। While heredity provides the genetic blueprint for an individual's development, the expression of those genes can be influenced by environmental factor. माँ बाप से बच्चे को पोटेंशियल या लिमिट मिलता है, लेकिन बच्चा उस लिमिट तक पहुँचेगा या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसे माहौल कैसा मिला है। बाल विकास, प्राकृतिक आनुवांशिकता और पोषण पर्यावरण के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। आनुवांशिकता संभावित सीमाओं या ब्लूप्रिंट को निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण यह तय करता है कि वे आनुवांशिक क्षमताएं कैसे और किस हद तक धरातल पर आती है और व्यक्त होती है। अभिकथन ए, एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कतरनों का चयन करता है जो पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर बनेगी, पायलट बनेगी, इंजीनियर बनेगी, ठीक है, ना कि घर का काम करेगी। ये सही है। अभिकथन का कारण वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षक जानबूझकर इंटेंशनली जेंडर रोल को तोड़ने वाली स्टोरी दिखा रहा है ताकि बच्चे के दिमाग से स्टेरियोटिपिकल सोच को खत्म किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16, रोल ऑफ ए टीचर इन रेसिप्रोकल टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1, एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना। हाँ, सही है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों का मात्र एक प्राप्तकर्ता होना। गलत। विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रभुत्व बनना और एकमात्र अधिकारी होना, यह भी गलत है। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर होना, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए शिफ्ट फ्रॉम being a support and guide towards gradual release of responsibility to the students. रेसिप्रोकल टीचिंग एक संवादात्मक शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक शुरुआत में संज्ञानात्मक रणनीतियों जैसे पूर्व अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, सारांश निकालना का प्रदर्शन करता है और फिर धीरे धीरे संवाद का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी छात्रों को सौंप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स रिक्वायर्ड्स। वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उनकी पहचान के आधार पर अलग अलग किया जाए। गलत। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाए। सही। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की परंपरा को लागू किया जाए। ये भी गलत। मानकीकृत पाठ्यक्रम का निष्पादन किया जाए। ये भी गलत। अगर आप किसी पिछड़े हुए बच्चे को स्कूल में शामिल करना चाहते हैं तो उसके कल्चर और बैकग्राउंड की दिल से इज्जत करनी होगी, उन्हें अलग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर
2 is the right answer. Consideration of sociocultural diversity. Next question है, an assessment approach aiming to support students learning is characterized by. विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया की विशेषता है आउटकम के साथ साथ समस्याओं को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना। सही है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से वर्ष के अंत में की गई परीक्षा, ये गलत है। प्रक्रिया और प्रयास को अनदेखा करते हुए केवल औषधियों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। मानकीकृत प्रश्न उत्तरी आधारित परीक्षणों के आधार पर मूल्यांकन और अंक देना, ये तरीका भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कंसिडरेशन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अलोंग विथ द आउटकम। सिर्फ लास्ट का आंसर मत चेक करो, बच्चा उस आंसर तक कैसे पहुंचा, उसने क्या क्या लॉजिक लगाया। लर्निंग के लिए ये प्रोसेस देखना सबसे ज़रूरी है। अधिगम में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाने वाला आकलन, अधिगम के लिए आकलन जिसका उद्देश्य सीखने में सहायता प्रदान करना है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया को और विशेष रूप से छात्र किसी उत्तर तक कैसे पहुंचा, इसे अंतिम परिणाम के समान ही महत्व देता है। यह भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करता है और भविष्य के शिक्षण का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कंटेम्परेरी थ्योरीज बिलीव दैट चाइल्डहुड इज। समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन एक चरण है जो वयस्कता की प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी गलत है। चर और गतिशील है, वेरिएबल एंड डायनेमिक, ये सही है। केवल एक संक्रमणकालीन चरण है, गलत है। बचपन सब जगह एक जैसा नहीं होता। एक शहर का बच्चे और एक गांव के बच्चे का बचपन अलग हो सकता है। ये कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से बदलता रहता है, जो डायनेमिक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वेरिएबल एंड डायनेमिक। समकालीन समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार बाल्यावस्था को एक सामाजिक संरचना के रूप में देखते हैं। यह कोई स्थिर या सार्वभौमिक जैविक अवस्था नहीं है, बल्कि अत्यधिक परिवर्तनशील और गतिशील है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संदर्भों से महत्वपूर्ण रूप से आकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अबाउट ए कॉन्सेप्ट और कैटेगरी इज ईजियर इफ। किसी अवधारणा या श्रेणी के बारे में सीखना आसान है यदि अवधारणा के बारे में पिछला ज्ञान सक्रिय नहीं है। बिल्कुल गलत। संकल्पना को अमूर्त और जटिल तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, यह भी गलत है। अवधारणा को शुरू करते समय रचित उदाहरण दिए गए हैं, ये सही है, क्योंकि जो चीज़ हम पहले से जानते हैं अगर उसके साथ जोड़कर नया टॉपिक पढ़ाया जाए तो वो टॉपिक हमें आसानी से समझ में आएगा। संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी दी जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Familiar examples are provided while introducing the concepts. मस्तिष्क नई और अज्ञात जानकारी को मौजूदा और ज्ञात स्कीमा से जोड़कर सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। किसी अमूर्त अवधारणा को पेश करते समय रचित उदाहरण प्रदान करना इस दूरी को कम करता है, जिससे समझ विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गिफ्टेड चिल्ड्रंस, प्रतिभाशाली बच्चे आसानी से विचलित हो जाते हैं और इनमें एकाग्रता की अवधि कम होती है, ये गलत है। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, ये भी गलत है। जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से
अवशोषित करते हैं, हाँ ये सही है। सभी शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाते हैं, ये भी गलत है। सभी में नहीं दिखाते हैं, किसी स्पेसिफिक में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। एब्ज़ॉर्ब इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। प्रतिभावान शिक्षार्थियों में आमतौर पर उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, जो उन्हें अपने साथियों की तुलना में बहुत तेज़ी से और अधिक सटीकता से जानकारी को संसाधित करने, समझने और बनाए रखने की अनुमति देती है। यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी क्षेत्रों जैसे खेल या सामाजिक कौशल में भी उत्कृष्ट हो। अभिकथन ए, अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि को वाक में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधिता है। अभिकथन ए सही है। इसका कारण है शिक्षकों को समता प्रदान करने और विविध विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। टीचर का फ़र्ज़ है कि वो हर बच्चे की ज़रूरत पूरी करे। इसी वजह से वो ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशल ऑडियो टूल्स ला रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कंटेम्परेरी टाइम्स। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। ऑप्शन 1, जेंडर द्विवर्ग होता है, व्यक्ति या तो पुरुष होता है या फिर महिला, ये गलत है। जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होता है, हाँ सही है। जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से पूरी तरह से निर्धारित होता है, गलत है। जेंडर पहचान समाजीकरण से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कॉन्सेप्शन। समकालीन मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र में लिंग जैविक शारीरिक रचना को संदर्भित करता है, जबकि जेंडर उन भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों को संदर्भित करता है जिन्हें समाज निर्मित करता है। इसलिए जेंडर पहचान सांस्कृतिक और सामाजिक मापदंडों से अत्यधिक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है। भावनात्मक उत्प्रेरकों के प्रति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना, यह गलत है। सामाजिक मापदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना, यह भी गलत है। भावनाओं पर नियंत्रण खोने तक का इंतजार करना, यह भी गलत है। भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना, ये सही है। गुस्से को दबाना या तोड़फोड़ करना गलत है। उस इमोशन की एनर्जी को पढ़ाई, आर्ट्स या स्पोर्ट्स में लगाना सबसे हेल्दी तरीका है। इसे साइकोलॉजी में सब्लिमेशन कहते हैं। इसे साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? Sublimation. Option number 4 is the right answer. Channeling emotions to use them as a source of inspiration and creative endeavors. Question number 25. The process of bringing back the information stored in memory to current state is called. वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है? क्षय होना, गलत। ध्यान देना, अटेंशन, गलत। रिट्राइवल, पुनः प्राप्ति, सही। भूलना, फॉरगेटिव, गलत। जब एग्ज़ाम हॉल में पढ़ा हुआ क्वेश्चन पेपर देखकर दिमाग में वापस आंसर आने लगता है तो उसे हम रिट्राइवल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। स्मृति प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण शामिल है: इनकोडिंग,
स्टोरेज एंड रिट्राइवल। पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से संग्रहित जानकारी तक पहुंचने और उसे वापस सचेत जागरूकता, कार्यशील स्मृति या वर्किंग मेमोरी में लाने का एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन ए, जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं तो वह धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ते हैं। सही है। अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा है, ये तो बिल्कुल गलत है। मेटाकॉग्निशन अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है, बाधा नहीं होता है, हिंडर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही लेकिन आर गलत। अभिकथन ए, किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उसके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वे साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। सही है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। किशोरावस्था में गुस्सा या रोना जल्दी इसलिए आता है क्योंकि उस उम्र में उनकी बॉडी में प्यूबर्टी हार्मोन्स के इतने सारे चेंजेस एक साथ चल रहे होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबॉलिक थॉट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है। सांकेतिक चिंतन मानसिक भ्रम पैदा करते हैं और संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालते हैं। बिल्कुल गलत है। सांकेतिक चिंतन संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद विकसित होता है। ये भी गलत है। सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसे मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। हाँ सही है। सांकेतिक चिंतन केवल उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने में विलंब होता है। ये गलत है। जब बच्चा दिमाग में सिंबल्स, चित्र या शब्द के जरिए चीज़ों को इमेजिन, कल्पना करने लगता है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अभिकथन ए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाती है। ये गलत है क्योंकि बार बार आलोचना करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं जिससे उन्हें उनके शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। ये भी गलत है। एसर्शन भी गलत हो गया और कारण भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग लेवाइगोस्कीज आइडिया ऑन लर्निंग अ टीचर शुड। अधिगम के संदर्भ में लेवाइगोस्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच मौखिक रूप से बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने को हतोत्साहित करे। गलत। चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोके। गलत। विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए प्रोत्साहित करे। ये भी गलत। गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा दे। हाँ बिल्कुल सही है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संज्ञानात्मक विकास मौलिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसका मानना था कि अधिगम मुख्य रूप से भाषा, संवाद और साथियों के साथ अधिक ज्ञानवान अन्य और नॉलेजेबल अदर के साथ सहयोगात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। ठीक है। अगर आपको इस क्लास से थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।